11 सितंबर 2001 का दिन तो आपको याद ही होगा, क्योंकि इस दिन अमेरिका के 4 प्लेन्स को 19 टेररिस्ट की एक टीम द्वारा हाईजैक करके मौत का एक ऐसा मंजर बना दिया गया जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। आखिर इस इतने बड़े अटैक के पीछे किसका हाथ था? ओसामा बिन लादेन, लीडर ऑफ अल-कायदा। लेकिन CIA और FBI जैसी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज के बावजूद आखिर कैसे ये टेररिस्ट अमेरिका में घुसकर इस इतने बड़े अटैक को अंजाम देने में कामयाब रहे, और क्यों इन एजेंसीज के पास इस अटैक के पहले से ही कुछ साइंस होने के बावजूद ये एजेंसीज इस अटैक का पता लगाने में नाकाम रही? Breaking news, the America is in under attack. Some very sketchy details reaching us here at Sky Centre. Important enough to bring to you though at this early stage. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. साल 1919 में गल्फ वॉर के दौरान इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन कुवैत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेता है। इसी के साथ सद्दाम सऊदी अरेबिया के ऑयल समृद्ध क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लेना चाहता था। इस कारण सऊदी अरेबिया के शाही परिवार ने अमेरिका से सैनिक सहायता मांगी, जिसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू किया और हजारों की संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स को सऊदी अरब में तैनात कर दिया गया। लेकिन सऊदी अरब की भूमि पर अमेरिकन की मौजूदगी से सऊदी अरेबियन नागरिक ओसामा बिन लादेन काफी नाराज हुआ, क्योंकि ओसामा बिन लादेन एक कट्टर इस्लामिक विचारों वाला व्यक्ति था जो सऊदी अरेबिया की भूमि पर अमेरिकन सोल्जर्स की मौजूदगी को अपने होली लैंड का अपमान मानता था। इसके अलावा जब इराक ने कुवैत पर अटैक किया तो अमेरिका ने उसे दबाने के लिए उसके व्यापार पर कई प्रतिबंध लगा दिए, जिस कारण इराक की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ा, जिससे वहां की एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी को काफी नुकसान हुआ और बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसका कारण ओसामा बिन लादेन अमेरिका को मानता था। इसके अलावा इसराइल की स्थापना के बाद से अमेरिका बार बार इसराइल को मिलिट्री और फाइनेंशियली सपोर्ट देता आ रहा था, जिससे कई अरब्स अमेरिका को इसराइल का समर्थक और फिलिस्तीन के बुरे हालातों का कारण मानते थे, जिसने ओसामा के मन में अमेरिका के लिए और ज्यादा नफरत भर दी। ओसामा का ये मानना था कि अमेरिका इस्लामिक रीजन्स को कमजोर करके उस पर कब्जा कर लेना चाहता है, और ये ओसामा होने नहीं देना चाहता था। ओसामा किसी तरह इस्लामिक पॉपुलेशन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि किस तरह अमेरिका इस्लाम को नष्ट करना चाहता है। अब क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने अमेरिका को सऊदी अरेबिया में सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति दी थी, इस कारण ओसामा बिन लादेन सऊदी गवर्नमेंट को अमेरिका के एजेंट और गुलाम कहकर उनका विरोध करने लगा। उसने कहा कि सऊदी गवर्नमेंट अमेरिका के साथ मिलकर इस्लाम को धोखा दे रही है। इस कारण उसने सऊदी नागरिकों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिससे सऊदी गवर्नमेंट को उसकी एक्टिविटीज काफी सस्पिशियस लगने लगी। इसके अलावा लादेन अपने अल-कायदा नेटवर्क को बढ़ाता जा रहा था, जिससे सऊदी गवर्नमेंट काफी चिंतित थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब में भी आतंक भड़का सकता है। इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते खराब करना नहीं चाहती थी। इस कारण गवर्नमेंट ने साल 1994 में ओसामा बिन लादेन की नागरिकता रद्द कर दी। इस कारण ओसामा यहाँ से सूडान चला गया, और सूडान में रहते हुए ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर कई छोटे अटैक किए, लेकिन वह अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसके बाद अमेरिका ने सूडान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस कारण ओसामा को सूडान से भी निकाल दिया गया और यहाँ से वह अफगानिस्तान चला गया, जहाँ उसे तालिबान में शरण मिली। लेकिन अब भी ओसामा के अंदर अमेरिका के लिए नफरत कम नहीं हुई थी, और यहाँ से वह अमेरिका पर और ज्यादा घातक हमला करने की प्लानिंग करने लगा। इसी बीच उसकी मुलाकात खालिद शेख मोहम्मद नाम के एक कुख्यात आतंकवादी से हुई। खालिद शेख मोहम्मद के पास अमेरिका पर अटैक करने की एक प्लानिंग थी, और वह थी अमेरिका के प्लेन्स को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जैसी बिल्डिंग्स में क्रैश करना, क्योंकि ये बिल्डिंग्स अमेरिका की फाइनेंशियल पावर का एक साइन थी, जिससे ओसामा को लगा कि इस अटैक के बाद अमेरिका को काफी नुकसान होगा, जिसके जवाब में अमेरिका अफगानिस्तान और इराक जैसे मुस्लिम देशों पर अटैक करेगा, जिससे ये देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और अल-कायदा को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस हमले को अंजाम देने के लिए उन्हें CIA और FBI जैसी एजेंसी से बचने की जरूरत थी, और इसी के अनुसार हमले की प्लानिंग शुरू हुई। इस अटैक को अंजाम देने के लिए इजिप्ट और सऊदी अरेबिया से 19 लोगों को चुना गया जो एजुकेटेड थे और इंग्लिश बोलना जानते थे, ताकि अमेरिका में रहते हुए इन पर किसी को शक न हो। अब अफगानिस्तान के अल-कायदा कैंपस में इन सभी टेररिस्ट को प्लेन हाईजैक करने और बेसिक फ्लाइट की ट्रेनिंग दी गई, और इनका ब्रेन वॉश करके अमेरिका के खिलाफ नफरत भरी गई। इन 19 टेररिस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें एक टीम मोहम्मद अटा की थी, जिसमें 5 लोग थे। दूसरी टीम मारवान अल शहदी की थी,
तीसरी टीम हनी हंजर और चौथी टीम जियाद जर्राह की थी, जिसमें 3 लोग थे। ये लोग प्लेन को कंट्रोल करने के लिए पायलट की ट्रेनिंग लेने वाले थे और बाकी लोगों को पैसेंजर्स और क्रू को कंट्रोल करने का काम सौंपा गया। मोहम्मद अटा इस पूरी टीम का हेड था। अब जरूरत थी इन सभी लोगों को किसी तरह अमेरिका पहुंचाने की, जिसके लिए ये लोग स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा का यूज़ करने वाले थे। और इनमें से ज़्यादातर लोग इस मामले में लकी रहे थे, क्योंकि ये लोग सऊदी सिटीजन्स थे और अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप्स अच्छे होने के कारण इन्हें वीज़ा आसानी से मिल गया। इसके अलावा इन लोगों ने वीज़ा के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया था और उस समय लैक ऑफ सिक्योरिटी के कारण इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया और इस तरह ये लोग अमेरिका में घुसने में कामयाब रहे। अमेरिका में ये लोग फ्लोरिडा, एरिजोना और कैलिफोर्निया में आम सिटीजन्स की तरह रहने लगे, ताकि इन पर सीक्रेट एजेंसीज को शक न हो। अब इनके पास स्टडी वीज़ा होने के कारण इन्होंने अमेरिका के फ्लाइट स्कूलों में एडमिशन लिया और वहां पर फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग लेने लगे। और इसी तरह कई सालों की प्लानिंग के बाद अब वो दिन आ गया था जिस दिन इनके इस मिशन को अंजाम देना था। इन आतंकियों की ये 4 टुकड़ियां अमेरिका के 4 प्लेन्स को हाईजैक करने वाली थी। ये लोग सामान्य पैसेंजर्स की तरह टिकट खरीदकर प्लेन्स के अंदर एंटर करते हैं। अब उस समय अमेरिकन एयरपोर्ट सुरक्षा काफी कमजोर थी और पैसेंजर्स छोटे चाकू और बॉक्स कटर अपने साथ ले जा सकते थे। और इसी के साथ उस समय मेटल डिटेक्टर्स इतने डिजिटल नहीं हुआ करते थे और हथियारों की ठीक से पहचान नहीं कर पाते थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने अपने साथ इन्हीं हथियारों को लिया। इनमें से मोहम्मद अट्टा की टीम अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 में सवार हुई, जो बोस्टन से लॉस एंजलिस जा रही थी। मारवान अल शहदी की टीम यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 में सवार हुई और हनी हंजर की टीम अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 में सवार हुई, जो लॉस एंजलिस से कैलिफोर्निया जा रही थी। और जियाद जर्राह की टीम यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 में सवार हुई, जो सैन फ्रांसिस्को से कैलिफोर्निया जा रही थी। और अब इन फ्लाइट्स के उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद इन आतंकियों ने प्लेन्स को हाईजैक कर लिया और यहाँ से इनका ये मौत का खेल शुरू हुआ। इसमें से अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, जिसे मोहम्मद अट्टा उड़ा रहा था, इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर दिया गया। दूसरा प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में और अमेरिकन एयर फ्लाइट 77 को पेंटागन की बिल्डिंग में क्रैश कर दिया जाता है। लेकिन इनमें से चौथे प्लेन यूनाइटेड एयर फ्लाइट 93 के पैसेंजर्स को जब यह महसूस हुआ कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया है और हाईजैकर्स प्लेन को क्रैश करने वाले हैं, तो उन्होंने हाईजैकर्स को रोकने के लिए उनसे लड़ना शुरू कर दिया, जिससे ये प्लेन किसी बिल्डिंग में तो नहीं लेकिन पेंसिल्वेनिया के एक खाली फील्ड पर क्रैश हो गया। Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. और इस तरह ये हाईजैकर्स अपने इस मिशन में कामयाब रहे और वह बिल्डिंग्स जो कभी अमेरिका की फाइनेंशियल पावर का साइन हुआ करती थी, वह कुछ ही पलों में ढेर हो गई। लेकिन अब भी एक सवाल उठता है कि CIA और FBI जैसी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज इस इतने बड़े अटैक को रोकने में नाकाम कैसे रही। दरअसल इन एजेंसीज की कुछ ऐसी लापरवाहियां थी जिन पर अगर ध्यान दिया गया होता तो इस अटैक को शायद रोका जा सकता था। क्योंकि 9/11 अटैक से पहले जनवरी 2000 में मलेशिया में अल कायदा की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में 9/11 के आतंकी खालिद अल मिहिदर और नवाफ अल हजमी भी मौजूद थे। NSA ने इस मीटिंग में शामिल होने से पहले खालिद अल मिहिदर के एक मोबाइल नंबर को ट्रैक किया था जब वह यमान में था और मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली इस मीटिंग के बारे में बात कर रहा था, जिसमें अल कायदा के कई मेंबर्स शामिल होने वाले थे। अब इसकी जानकारी NSA ने CIA को दी और CIA ने मलेशियन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इस मीटिंग को कोवर्टली मॉनिटर किया, जिससे CIA को यह जानकारी हुई कि खालिद अल मिहिदर और नवाफ अल हजमी भी अल कायदा से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही CIA को यह भी पता चल चुका था कि इनके पास अमेरिका का वैलिड वीज़ा भी है। लेकिन CIA ने इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया और FBI को भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि CIA अपनी किसी भी जानकारी को लीक नहीं करना चाहती थी। इस कारण जब ये आतंकी अमेरिका में एंटर हुए तो FBI के पास इनकी इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सका। इसके अलावा जब ये आतंकी फ्लाइट स्कूल्स में ट्रेनिंग ले रहे थे तो ये लोग सिर्फ प्लेन उड़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन उनकी लैंडिंग सीखने पर इनका इतना ध्यान नहीं था। इनकी एक्टिविटीज़ वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स को काफ़ी सस्पिशियस लगती थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में सीक्रेट एजेंसीज को इन्फॉर्म नहीं किया।
लेकिन अगस्त 2001 में अमेरिका के मिनेसोटा के पैन एम इंटरनेशनल फ्लाइट स्कूल में जेकेरियस मेसोई नाम का एक व्यक्ति फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन उसने सिर्फ प्लेन उड़ाने पर ध्यान दिया, न कि उसके टेक ऑफ पर। यह देखकर वहां के वर्कर्स को उस पर शक हुआ और उन्होंने उसकी शिकायत FBI से कर दी। Hello, FBI control room. इसके बाद अगस्त 2001 में FBI ने उसे उसके अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया। FBI को उसके पास एक लैपटॉप भी मिला। FBI ने मेसोई की जांच के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी, लेकिन गवर्नमेंट ने FBI को परमिशन नहीं दी क्योंकि मेसोई एक विदेशी व्यक्ति था और FBI बिना किसी सबूत के उसकी जांच नहीं कर सकती थी। लेकिन 9/11 के बाद जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि मेसोई अल-कायदा से जुड़ा हुआ था, जो शायद 9/11 अटैक में 20 में आतंकी की भूमिका निभाने वाला था, या वह अल-कायदा के किसी दूसरे अटैक को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था। इस तरह इन सीक्रेट एजेंसीज के बीच आपसी सपोर्ट की कमी और तुरंत एक्शन ना लेने के कारण इस इतने बड़े अटैक को समय पर डिकोड नहीं किया जा सका, जिसकी कीमत लाखों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।